हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके उत्तर प्रदेश अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के पेपर के बारे में, जो अभी लास्ट ईयर हुआ था। क्योंकि इससे पहले और इसके बाद, यानी कि इससे पहले एक साल गैप था और इसके बाद अब तक हुआ नहीं है, अब ये होने वाला है। तो ये हमारा लास्ट है EVS का लास्ट पेपर, ठीक है। ये 1 to 5 लेवल का EVS का पेपर है। पर्यावरणीय अध्ययन 30 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हम इसमें डिटेल देखने वाले हैं इसमें, ठीक है। टॉप 30 प्रश्न है, आप अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2021 के यूपी टेट परीक्षा में कि सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। फूलों की घाटी में, दोरांग घाटी में, शांत घाटी में या सूरमा घाटी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शांत घाटी, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। और ये शांत घाटी जो है वो आपका कहाँ है, केरल में है। केरल कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। चलो सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन लिखा है एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। एलपीजी का मतलब होता है एलपीजी, इसका मतलब है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस जो होती है, जो हमारे घरों में यूज़ की जाती है। इसके बारे में कौन सा कथन गलत है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जित करने वाला है, या नीली ज्वाला निकलती है इससे, या उच्च ऊष्मीमान है। तो हम बात करें इस एलपीजी के बारे में, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसमें मीथेन जो उत्सर्जन करने वाला है, ये मीथेन इससे उत्सर्जित नहीं होता है। स्वच्छ ईंधन होता है, नीले ज्वाला निकलती है, उच्च ऊष्मीमान होता है, और प्रमुखतः ब्यूटेन और प्रोपेन ब्यूटेन पाई जाती है। मुख्यतः क्या पाई जाती है इसमें, एलपीजी में ब्यूटेन पाई जाती है, याद रखना। एग्जाम में बनता है क्वेश्चन, क्या इसमें प्रमुख है, तो ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो पौधे, जीव जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। उत्पादक और उपभोक्ता जैविक तथा अजैविक। तो आपको पता होगा जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें दो घटक पाए जाते हैं, एक तो होता है जैविक, एक होता है अजैविक, ठीक है। जैविक और अजैविक, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा। चलो चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मकर रेखा क्या है। मकर रेखा किसे कहते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से, यहाँ पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री या भूमध्य रेखा, या हम बात करें विषुवत रेखा गुजरती है। लेकिन आप बात करें अगर 23.5 डिग्री, अगर ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ जाएं तो हम इसे बोलते हैं कर्क रेखा, जो हमारे भारत के बीचों बीच से होकर जाती है। लेकिन यही चीज़ 23.5 डिग्री अगर साउथ में जाएंगे हम, तो ये जो होती है इसे बोला जाता है मकर रेखा। तो हमसे यही बोला जा रहा था कि जो मकर रेखा है उसे क्या कहते हैं, तो 23.5 डिग्री, और वो भी क्या, साउथ। तो यहाँ पर दो ऑप्शन गलत हो गए हैं, तो एक ही ऑप्शन कोई सा क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों ऑप्शन साउथ में लगे हैं, तो यहाँ पर आप एन मान लीजिए, नॉर्थ मान लीजिए, लेकिन हमारा आंसर तीसरा साउथ वाला हो जाएगा। चलो पांचवा देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मिश्रा ने, और मिश्रा ने, डॉक्टर आर डी मिश्रा ने, या विटिकन ने, या ओडम ने, या एजी टेंसले ने। तो हम बात करें इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प हमारा, एजी टेंसले ने किया था यूज़। चलो सब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठवा। आपको अंत तक वीडियो देखना है और सारा आपको प्रैक्टिस बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। बहुत ही कम समय में यह हमारा कवर हो जाएगा। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो दूसरा है हमारा पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलो ये चीज़ हो जाएगी आपकी, पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं, अब क्यों, क्या कारण है। निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव है, या उच्च तुंगता प्रभाव है। तो हम बात करेंगे इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा रेन शेडो प्रभाव, ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो बात करेंगे, ये कब पारित किया गया था। 1960 में, 1975 में, 1972 में, और 1960 में, 1962 में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की बात करी जाए तो 1972 में ये आया था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा विकल्प है आपका तीसरा वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। चलो आगे बढ़ें, 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा है क्वेश्चन कि वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण क्या कहलाती हैं। तो इनमें हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सूर्य ताप होता है कि उसमें बजट होता है, सौर स्थिरांक होता है, या सौर ऊर्जा। तो हम बात करेंगे इसकी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर आपका तीसरा, सौर स्थिरांक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर तीसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की ओर। लिखा है किसी देश के संविधान से
या किस देश के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो हमने किससे ली हैं, तो यूएसएसआर, जिसे हम पूर्व सोवियत संघ या रूस बोलते हैं, रूस से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये मौलिक कर्तव्य जो हैं वो 51A आर्टिकल में स्थित है हमारे संविधान में। चलो आगे देखेंगे। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कौन सा है। हमने बताया था पहले आपका उत्पादक आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर शीर्ष उपभोक्ता, फिर आपका अपघटक। तो हमसे शीर्ष उपभोक्ता की बात की जा रही है। तो अब इसका क्या आंसर हो जाएगा हमारा, जल्दी से बताएं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा, इसमें मांसाहारी होते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांसाहारी। चलो आगे देखेंगे। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, आपने देखा होगा यहाँ हमारी पृथ्वी है, इसमें पहली परत जो है इसे हम क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और इसे ट्रोपोस्फीयर या क्षोभ मंडल कहते हैं। इसी पर ही हमारी मौसमी घटनाएं होती हैं और यही पृथ्वी के सारे सबसे ज़्यादा नज़दीक होती है। तो क्षोभ मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक दूसरी परत होती है यहाँ पर, इसे बोलते हैं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, इसे समताप मंडल बोलते हैं, जिसमें हमारी क्या पाई जाती है, ओजोन पाई जाती है, याद रखना। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। जैव विविधता अधिनियम की बात करें तो कब पारित किया गया था, तो यहाँ पर लिखा है 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002, 16 अक्टूबर 1990 या आपका 10 दिसंबर 1980। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002 में ये पारित किया गया था। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे 14वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती या ग्लास हाउस में पौधे लगाना। तो आपको पता है जैविक खेती का यूज़ करना ये पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका या दूसरा इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अम्लीय वर्षा संबंधित है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक एसिड से, एसिटिक एसिड से या सल्फ्यूरिक एसिड से। तो हमें इसमें किसकी वर्षा मिलती है, तो हम बात करेंगे इसमें सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है हमारा। ऑप्शन नंबर डी इसका चौथा इसका राइट हो जाएगा। WWF से आशय क्या है, तो WWF की बात करेंगे तो हम इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका आंसर करें जल्दी से, क्या हो जाएगा हमारा। चलो एक क्वेश्चन हम आपको ये वाला देखते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन है हमने प्रीवियस ईयर एग्जाम में करवाया है, ठीक है। हमने प्रीवियस ईयर आपके जो हमने बोला था ना कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था, हमने पिछले पेपरों में बताया है। तो हम ये क्वेश्चन आपके लिए कमेंट के लिए पूछते हैं, ठीक है। चलो इसमें हम क्या करते हैं, कमेंट आपके लिए बोल देना, आपको क्या है कमेंट आपको करना है। चलो आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं हम से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में या हिमाचल प्रदेश में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन की ओर कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो इनमें से हमारा जो राइट आंसर होगा चौथा विकल्प केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं 19वां क्वेश्चन। कोटोपैक्सी या कोटोपॉक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है सिसिली में, रॉकीज में, एंडीज में या हवाई में। तो कोटोपैक्सी बात करें इक्वाडोर में है और ये जो है किस पर्वतमाला का भाग है, तो हम बात करेंगे इसमें, जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। देखो ये भी क्वेश्चन हमने पिछले पार्टों में कवर कराया है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा एंडीज पर्वतमाला में। ऑप्शन नंबर सी या तीसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलो आगे बात कर लेते हैं हम 20वें क्वेश्चन की। तो 20वां क्वेश्चन लिखा है तिब्बत की जो सांगपो नदी है भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या यमुना। तो आपको पता है जो तिब्बत में सांगपो नदी है वो आगे हमारे अरुणाचल में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से, और दिहांग के बाद जब वो असम में आती है, असम के बाद वो है क्या, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है। तो तीसरा विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात करेंगे और ध्रुव तारा क्या है। ध्रुव तारा क्या है, उत्तरी तारे को कहा जाता है, पश्चिमी तारे को कहा जाता है, पूर्वी तारे को कहा जाता है या दक्षिणी तारे को कहा जाता है। तो इसकी क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा आपका। आगे देखेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कि 1972 में, 1985 में, 1981 में, 1973 में। जो टाइगर प्रोजेक्ट है बाघ परियोजना ये 1973 में आई थी। ऑप्शन नंबर चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ। 23वां क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो कान्हा किसली या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है।
पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा विकल्प, मध्य प्रदेश में स्थित है। टाइगर स्टेट बोला जाता है मध्य प्रदेश को, याद रखेंगे। सर्वाधिक संख्या टाइगर की कहाँ है? मध्य प्रदेश में। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो कांग्रेस व मुस्लिम के मध्य, नरम दल गरम दल के मध्य, ब्रिटिश भारतीयों के मध्य, हिंदू या मुस्लिम के मध्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे 25वां क्वेश्चन है, जंगली गधों के लिए अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या गुजरात में? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक गिर राष्ट्रीय उद्यान भी याद रख लीजिए, जो कि गुजरात में है और वो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। 26वां क्वेश्चन है कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है चट्टानों की शक्ति मापन, इनमें से सभी, पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, या प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों का सामग्री में आयु मापन। जो कार्बन डेटिंग करता है, अगर कार्बन डेटिंग की बात की जाए तो जो प्राचीन स्थल में मौजूद हड्डियां हैं या उनकी सामग्री, इनकी आयु का मापन करता है। ये एक विधि होती है। ठीक है, चलो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949, 21 मई 1949 या 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा वाला, 24 जनवरी 1950 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बायोमैग्निफिकेशन है। इनमें से बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि या जीव के आकार में वृद्धि। तो इसमें से जो आंसर होगा वो होगा हमारा पहला ही विकल्प, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता को बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। 29वां क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? अजैविक घटक नहीं है, इसका मतलब हमें अगर अजैविक ना निकाल के तो हम क्या निकालेंगे? फिर जैविक ही निकालेंगे। जैविक घटक का मतलब है जिसमें श्वसन की क्रिया होती है या आकार परिवर्तन होता है। अब एक बात बताएं, प्रोटीन में आकार परिवर्तन होता है? नहीं होता है। मृदा का नहीं होता है। अब कवक और फास्फोरस है तो फास्फोरस का भी नहीं होता है। आपको याद रखना, ये कवक है, कवक का आकार परिवर्तन होता है। यहाँ हम सीधा कहें, जैविक के अंदर आपका कवक आएगा, जीवाणु आएंगे और सारे वनस्पति आ जाएगी जो जीवित है, और हमारे जीव जंतु आ जाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अंतिम प्रश्न की, और इस प्रश्न के बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितने प्रश्न बने थे। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, एम्स्टर्डम में या सिडनी में? तो इसका जो आंसर है वो तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। तो आप बताइएगा कि 30 प्रश्न में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, और वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं बताइएगा जल्दी कमेंट करके। और हाँ, अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। इसी तरीके से हमने अभी जो हमारा पर्यावरण अध्ययन है इसके क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं प्रीवियस ईयर, ऐसे ही हम सारे पेपर जो हैं इसका सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जिसमें आपका 2011 से लेकर 2021 तक जितने भी प्रश्न बने थे आपका प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे हम। ठीक है, और सीडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे इसमें हम, और वन बाय वन हम सारे एग्जामों को 30 प्रश्न करके कवर कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं आपको, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, आप अपना रिवीजन कर लीजिएगा। अब समय बहुत कम है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर का नाम देखेंगे। पेपर का नाम कौन सा है? लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट, जो परीक्षा 2021 में हुई थी। जो लेवल है क्लास 1 to 5 वाला, परीक्षा तिथि 23 जनवरी 2022 को हुई थी। इसमें हम प्राइमरी लेवल का सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पहले प्राइमरी का, फिर अपर प्राइमरी का, और सारे के सारे हम क्वेश्चन करते चलेंगे। ठीक है, तो जल्दी से हम अपना रिवीजन कर लेंगे, एग्जाम में टाइम बहुत कम है। पहला क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित थे? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत और विकास के सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें कोहलर की, तो कोहलर जो थे वो आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंधित थे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोहलर कौन थे? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित, और इन्होंने सूझ के द्वारा जो सीखना है वो बताया था। तो सूझ के द्वारा व्यक्ति सीखता है। चलो अभिप्रेरणा की बात करेंगे, तो अभिप्रेरणा से संबंध जो है ना, इसमें आपने सुना होगा मांग का सिद्धांत, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। व्यक्तित्व से संबंधित एक सिद्धांत है जैसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया था। विकास से संबंधित आपको पता होगा जीन पियाजे जुड़े हैं।
चलो सेकंड आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। तो मैकडूगल को मूल प्रवृत्तियों का जनक कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें, इन्होंने टोटल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक प्रकार का संवेग जुड़ा होता है, ठीक है। तो 14 होती हैं, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समझ, समस्या समाधान, सृजनात्मकता या अनुप्रयोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, क्रिएटिविटी, या हम बोलें सृजनात्मकता। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे है चौथा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? अगर हम बात करें स्किनर, कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव। तो कुत्ते पर जो प्रयोग है वो किसने किया था? पावलोव ने किया था। 1904 में इन्हें नोबेल भी मिला था इसके लिए। चलो अगर हम बात करें स्किनर की बात करें तो स्किनर ने चूहे और कबूतर पर किया था, तो ये चूहा हो जाएगा। कोहलर ने चिंपैंजी या बनमानुस पर किया था, जिसे हम सुल्तान के नाम से जानते थे, ठीक है। सुल्तान, जिसे हम क्या जानते थे? सुल्तान के नाम से। थॉर्नडाइक हो जाएगा, ठीक है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। चलो तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछी जाती हैं। चलो आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट, निम्न में से ये तो हो गया। चलो पांचवा क्वेश्चन है, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक हैं? बुद्धि, अवप्रेरणा, व्यक्तित्व या सृजनात्मकता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा सृजनात्मकता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है हमारा युत्सा क्या है? युत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति, चिंतन, कल्पना या संवेग है। तो हम बात करेंगे युत्सा जो है एक प्रकार की मूल प्रवृत्ति है। टोटल आपको बताया है मैकडूगल साहब ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, और हर एक के साथ एक संवेग जुड़ा होता है। अगर हम बात करें मूल प्रवृत्ति जो है युत्सा जो है, इसके साथ कौन सा संवेग जुड़ा होता है? तो अगर हम बात करेंगे तो ये क्रोध संवेग इससे जुड़ा होता है, या हम कहें इसका ये अर्थ होता है, ठीक है ना। जैसे एक आपने हास का नाम सुना होगा, हास से कौन सा संवेग जुड़ा होता है? आमोद, क्योंकि ये भी कई बार डायरेक्ट ही पूछा जाता है। चलो तो आपने देखा 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति हैं, 14 प्रकार के संवेग जुड़े होते हैं। चलो आगे है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो इसमें हमारे आर्थिक तत्व, वंशानुगत, शारीरिक और सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। तो इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन जो चौथा है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। आठवां क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? इनमें से कौन सा है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द्रुतगामी विकास का नियम। ऑप्शन थर्ड इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा ऐसे का विकास सिद्धांत नहीं है? निम्न में कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो ये ऐसे थोड़ा मिस्टेक से लिख गया है, ठीक है। कौन सा, यहाँ ऐसे का मतलब क्या है? सा। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, ये निरंतर विकास का सिद्धांत। अगर हम बात करें इसमें तो ये हमारा पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, जबकि समान प्रतिमान का सिद्धांत हो गया और परस्पर सिद्धांत संबंध का सिद्धांत और निरंतर विकास का, ये सारे के सारे क्या हैं? ये आपके सिद्धांत है। चलो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? तो अगर हम बात करेंगे इसमें ये जो कथन है वो किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका हरलॉक ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन होती हैं, याद रखना होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है? कल्पना, चिंतन, स्मृति या प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, गेस्टाल्ट या थॉर्नडाइक, पावलोव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, थॉर्नडाइक। आपने देखा ये सीखने का प्रयास एवं प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है वो थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। इनके द्वारा क्या है, जो व्यक्ति सीखता है वो प्रयत्न और भूल के साथ सीखता है, ठीक है। इन्होंने 3 मुख्य नियम बताए थे, 5 गौण नियम बताए थे, ये भी याद रखेंगे।
चलो, इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। औसत का मतलब है या हम कहें एवरेज या सामान्य, तो सामान्य वाले का याद रखना हमेशा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 से लेकर 109 के बीच। इससे नीचे आएंगे तो थोड़ी बुद्धि के कमज़ोर वाले मिलते जाएंगे और इससे ऊपर जाएंगे तो थोड़े बुद्धि ज़्यादा वाले मिलते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें 110 से 119 वाला या 110 से 114, ये जो एवरेज वाला है इसे हम ऐसा कह सकते हैं तीव्र बुद्धि कह सकते हैं, ठीक है। जबकि नीचे वाले क्या होते हैं, निर्बल होते हैं, कम बुद्धि वाले होते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक हैं। तो तरल, अब देखो इसमें याद रखना, ये चीज़ हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तरल क्रिस्टलीय बुद्धि, तो आपको पता है, आपने देखा होगा तरल जो है क्रिस्टली ना करके लिक्विड समझ लेते। तरल चाय जो है, तरल क्रिस्टल जो है वो किस में रखे जाते हैं, केतली में। केतली का मतलब है जो चाय जो है किस में रखी जाती है, केतली में। तो इसका आंसर हो जाएगा केटल, ठीक है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझ ली होगी। चलो आगे देखें हम, इसके साथ साथ बहुत सारे सिद्धांत होते हैं बुद्धि के, जैसे एक कारक का सिद्धांत बिने टर्मन और स्टर्न ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत आपका स्पीयरमैन ने दिया था। बहुकारक सिद्धांत या बालू का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। समूह कारक थर्स्टन ने दिया था। ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जो कि हम आगे डिस्कस कर लेंगे। और हाँ, अगर आपको सीडीपी में बहुत कम समय में अगर आपको 25 प्लस मार्क्स चाहिए तो आप देखो इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको एक सीडीपी के छोटे छोटे 10 मिनट के क्वेश्चन वीडियो मिल जाएंगे। 20 से 25 वीडियो हैं, 10-10 मिनट के वीडियो हैं। आपको हर एक वीडियो समझ में आ जाएगा और अपनी तैयारी को रिवीजन में अच्छे से कर लीजिएगा। बहुत ही कम समय में इसका रिवीजन हो जाएगा। एक ही दिन में आप अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं। क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत अगर हम बात करेंगे तो ये किसने दिया था, हल, स्किनर, हैगार्टी या थॉर्नडाइक। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा आपका स्किनर। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये स्कैनर हो गया। नेक्स्ट है हमारा ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो ये आपका इसमें परीक्षण निर्माण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। नेक्स्ट देखेंगे, विकास की पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है निम्न में से किसने दी थी। अगर हम बात करें तो विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं वो जीन पियाजे ने दी थी, इसके अलावा और ने भी दी थी। लेकिन विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं, जैसे संवेदी, पेशी, इंद्रिय जनित गामक अवस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम 2 से 7 वर्ष कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 12 वर्ष। और औपचारिक या अमूर्त जो अवस्था होती है उसे हम 12 से 15 वर्ष तक की कहते हैं। तो ये जीन पियाजे के अनुसार थी। चलो नेक्स्ट देखेंगे, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। तो इसके बात करेंगे हम, तो ये व्यक्तित्व का जो मापन है इसमें किया जाता है, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रुचि। अगर आपके पास इंटरेस्ट नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर सकते हैं, सीख नहीं कर सकते हैं या लर्निंग नहीं कर सकते हैं। शैशवा काल का समय क्या होता है। शैशवा काल का समय क्या होता है तो आपको बताएं, जन्म से लेकर 6 वर्ष तक का काल शैशवा काल होता है, शैशवावस्था होता है। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है। 18 वर्ष से बाद उसे हम प्रौढ़ अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट है, कोहलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम कैसे होता है। तो इसमें से हमारे 4 विकल्प दिए हैं। तो इसमें क्या होता है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण होता है। मानव का, हाँ, समग्र का मतलब पूर्ण रूप को देखा जाता है, ठीक है ना। फिर आपका ये होता है, चलो समग्र परिस्थिति का मतलब पूर्ण रूप का याद रख लेना, पूर्ण रूप या समग्र परिस्थिति याद रख लेना बस। आगे देखेंगे, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी। तो पंचपद प्रणाली की अगर हम बात करें तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखने वाले हैं हम 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। तो अगर हम बात करें इसमें किसने व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा की है, तो ये तुलना या चर्चा की है, तो ये कैनन के अनुसार या कैनन ने की है। नेक्स्ट है हमारा, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, या क्रो एवं क्रो का है,
नेक्स्ट देखेंगे 25वां क्वेश्चन। बी एफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, यानी कि अनुकरण करके सीखता है बच्चा। चलो आगे देखेंगे, मूल प्रवृत्तियों की 14 प्रकार से खालिस्तान ने वर्गीकृत किया था। हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मूल प्रवृत्ति 14 हैं, 14 के हर एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग जुड़ा होता है, जो किसने बताए थे, मैकडूगल साहब ने बताए थे। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डम्बिल का है। ऑप्शन पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जाना जाता है, इससे जुड़ा है। तो सुजनन शास्त्र के जो पिता हैं वो कौन हैं, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गाल्टन। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन अगला हो गया 29वां देखेंगे। 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट या साधारण मानसिक परीक्षण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका साधारण मानसिक परीक्षण। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, थॉर्नडाइक ने किया। ठीक है, स्टर्न, बर्नर और स्पियरमैन, इनमें से किसने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का किसने किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पियरमैन ने किया है। ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।